आ गए आप। तो इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि कैसे एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं। कंपोनेंट्स हो गए जिन चीज़ों से एक मिक्सचर बना हुआ है, जैसे कि एक वाटर और सैंड का मिक्सचर है। तो उसके अंदर वाटर और सैंड क्या है, कंपोनेंट्स हैं। तो हम यही जानेंगे कि कैसे इनको अलग अलग कर सकते हैं। हम एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर की कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेशन से, हैंड पिकिंग से एंड सीविंग से अलग अलग कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इन सारों के बारे में बात करेंगे। तो पहला है फिल्ट्रेशन। तो अगर एक वाटर और सैंड का मिक्सचर है तो हम वाटर और सैंड को फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। तो वाटर तो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा और सैंड वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे फिल्ट्रेशन से हम एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हैंड पिकिंग। तो अगर एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है सैंड एंड स्टोन का, तो उसको हम हैंड पिकिंग से अलग अलग कर सकते हैं। हम स्टोन को चुन चुन के उठा सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं और बच जाएगी सैंड। तो ऐसे हैंड पिकिंग से हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। और थर्ड मेथड है सीविंग। तो सीविंग के अंदर सीव यानी छलनी का यूज़ होता है। तो अगर हम सैंड एंड स्टोन का मिक्सचर लें और एक छलनी लें छानने वाली, उससे उस मिक्सचर को पास कराएं, सैंड के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, वो उस छन्नी से पास हो जाएंगे और बचेंगे स्टोन्स। स्टोन उस छन्नी के ऊपर ही रह जाएंगे। नीचे तो सैंड कलेक्ट होगी और ऊपर स्टोन्स रह गए। तो ऐसे हम सीविंग से एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो ये तो कुछ मेथड्स हैं और मेथड्स भी हम देखेंगे। जैसे हम एक मिक्सचर दिया हुआ है वाटर एंड सॉल्ट का, तो इस मिक्सचर को ना ही तो हम फिल्ट्रेशन से, ना ही हैंड पिकिंग से और ना ही सीविंग से अलग कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम इवापोरेशन का यूज़ करेंगे। यह है सॉल्यूशन वाटर एंड सॉल्ट की। और नीचे है बर्नर, इससे हम इसे हीट देंगे। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो वाटर वॉलेटाइल है, यानी वो चल सकता है, तो वो उड़ जाएगा, यानी वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और हवा में चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब होता है चलने वाला। तो वाटर चल सकता है, तभी तो वो बीकर से हवा में चला गया। और जो सॉल्ट है वो नॉन वॉलेटाइल है, यानी वो चल नहीं सकता, तो वो यहीं पे रह जाएगा। अब वाटर तो इवेपोरेट हो गया और नीचे बचा सॉल्ट। तो हमने इस सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को अलग कर लिया, वाटर और सॉल्ट को अलग कर लिया। तो यहाँ पे बचा सॉल्ट। अब सॉल्ट को हम कहते हैं रेसिड्यू। रेसिड्यू यानी बचा हुआ। तो ऐसे इवेपोरेशन से एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। ये बात याद रखना कि हम इवेपोरेशन से एक नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल कंपोनेंट के मिक्सचर को ही अलग कर सकते हैं। यानी एक चल सकता है, यानी हीट करने पे वो उड़ जाएगा, और दूसरा नॉन वॉलेटाइल होगा, यानी वो वहीं पे ही रह जाएगा। वैसे ही कंपोनेंट्स को इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया प्रोसेस कि कैसे इवेपोरेशन होता है। अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं, यानी कहाँ कहाँ हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। हम इवेपोरेशन से इंक के अंदर जो कलर्ड कंपोनेंट होता है उसे इंक से सेपरेट कर सकते हैं। जब हम इंक को इवेपोरेट करेंगे तो वो कलर्ड कंपोनेंट नीचे बच जाएगा और जो लिक्विड होता है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो ऐसे इंक के अंदर जो कलर्ड कंपोनेंट होता है वो इंक से अलग हो जाता है। हम वाटर और शुगर का जो मिक्सचर होता है उससे शुगर को वाटर से ऐसे अलग कर सकते हैं इवेपोरेशन का यूज़ करके। और हम एक वाटर एंड सॉल्ट की सॉल्यूशन से वाटर और सॉल्ट को भी इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं। ये हुई इसकी एप्लीकेशंस। तुम्हारा चेहरा देख के ये बात तो क्लियर हो रही है कि तुम आइसक्रीम बहुत खाते हो। तो कभी सोचा है कि जो आइसक्रीम के अंदर क्रीम होती है वो कहाँ से आती है? वो क्रीम आती है दूध से। तो भाई हम क्रीम को दूध से ही निकालते हैं। इस प्रोसेस के लिए हम काम में लेते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। इस मशीन के अंदर हम जिस चीज़ को सेपरेट करना है उसको रख देते हैं, फिर वो चीज़ उस मशीन के अंदर बहुत तेज घूमती है,
जैसे हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर जो कपड़े डालते हैं वो घूमते हैं, वैसे उसके अंदर घूमती है। तो जब वो घूमेगी, जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रह जाएगी, और जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रह जाएगी। ऐसे एक मिक्सचर के अंदर डेंस और कम डेंस पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, और ऐसे ही दूध के अंदर से क्रीम निकलती है। सेंट्रीफ्यूगेशन से हम एक डेंस पार्टिकल और एक लाइटर पार्टिकल को अलग कर सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सेपरेटिंग द डेंस पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम मिक्सचर। एक मिक्सचर से जो डेंस पार्टिकल्स है और जो लाइटर पार्टिकल है उन्हें हम सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर सकते हैं। ये हो गया इसका प्रोसेस। इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेपरेटिंग बटर फ्रॉम क्रीम, स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स इन अ वॉशिंग मशीन। यानी जब हमारे कपड़े गीले होते हैं और जब हम उन्हें वॉशिंग मशीन में डालते हैं सूखने के लिए, तब वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ होता है। वहाँ पे कपड़े घूमते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर जो पानी होता है वो स्क्वीज हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। तो कुछ इन तरीक़ों से सेंट्रीफ्यूगेशन हमारी डेली लाइफ में काम आता है। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन। तो मान लो कि हमारे पास ऑयल और वाटर है, और मैंने वाटर के अंदर ऑयल डाल दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो हम इन दोनों को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों इमिसेबल है, यानी एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते। तो हम इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। वो कुछ इस तरह की होती है, इसके अंदर ऑयल एंड वाटर है, नीचे है एक स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक एक नल जैसा है। जब हम इसे खोलेंगे तो जो इसके ऊपर लिक्विड है वो निकलना चालू हो जाएगा, और जब हम इसे बंद करेंगे तो वो निकलना बंद हो जाएगा। तो जब हम इसे खोलेंगे तो जो वाटर है यानी नीचे है वो निकलना चालू हो जाएगा, और जब वो पूरा निकल जाएगा तब हम उसे बंद कर देंगे, और ऑयल ऊपर फनल में रह जाएगा। नीचे वाटर कलेक्ट हो जाएगा और ऊपर ऑयल रह जाएगा। तो हमने ऑयल और वाटर को इस सेपरेटिंग फनल से अलग कर लिया, यानी सेपरेट कर लिया। तो ऐसे ही हम सेपरेटिंग फनल से दो इमिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर को एक मिक्सचर से हम इस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ओर, जब हम आयरन को निकालते हैं उस वक्त वो मॉल्टन स्टेट में होता है, यानी लिक्विड होता है, और उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। तो वो इम्प्योरिटीज़ लाइट होती है, और आयरन तो भारी होता है, यानी ज़्यादा डेंस है। तो आयरन नीचे रह जाता है, और हम उन इम्प्योरिटीज़ को ऊपर से अलग कर देते हैं। तो आयरन के एक्सट्रैक्शन के अंदर हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। तो ऐसे एक सेपरेटिंग फनल की मदद से हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर सब्लिमेशन के बारे में पढ़ा था। तो सब्लिमेशन के अंदर एक सबलाइम सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, बिना लिक्विड वाली स्टेज के अंदर जाए हुए। तो अगर एक मिक्सचर के अंदर एक सबलाइम सब्सटेंस है और दूसरी नॉन सबलाइम सब्सटेंस है, तो उसे हम सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो मान लो कि एक मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का। इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड सबलाइम सब्सटेंस है और सॉल्ट नॉन सबलाइम सब्सटेंस है। अगर हम एक फनल लें और उसे उल्टा इसके ऊपर रख दें जैसा कि इसके अंदर रखा हुआ है, और फिर नीचे बर्नर से हीट करें, तो जो सबलाइम सब्सटेंस है यानी अमोनियम क्लोराइड वो सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और जो फनल की वॉल्स है वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। वहाँ पे जाके वो फिर से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और सॉल्ट हीट करने पे वहीं पे ही रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा। अमोनियम क्लोराइड तो ऊपर ही कलेक्ट हो जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाएगा। तो ऐसे हम सब्लिमेशन की मदद से एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। ये खाली उस वक्त अप्लीकेबल होगा जब एक कंपोनेंट सबलाइम है और दूसरा नॉन सबलाइम है। तो कुछ सबसे सब्सटेंसेस होती है अमोनियम क्लोराइड, कम्फोर, नैल्पथीन। तो इनका मिक्सचर सॉल्ट के साथ होगा, तब हम उस मिक्सचर के कंपोनेंट को सब्लिमेशन से अलग कर सकते हैं। तो ये होगी सब्लिमेशन की
एप्लीकेशन। इंक बहुत सारे कलर्स के मिक्सचर होता है। तो हम अब ये जानेंगे कि कैसे हम इंक के अंदर जो कलर्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक फिल्टर पेपर है और यहाँ पे हम डाल रहे हैं इंक और फिर थोड़ी देर इसे सुखा लेंगे और फिर सूखने के बाद हम इसे इस जार के अंदर डाल देंगे। इस जार के अंदर वाटर है और इसे ऐसे प्लेस कर देंगे। ये फिल्टर पेपर के ऊपर इंक है, तो इस इंक को थोड़ा ऊपर रखेंगे वाटर लेवल से। तो जब हम इसे थोड़ी देर तक छोड़ देंगे तो जो वाटर होगा वो इस फिल्टर पेपर के थ्रू धीरे धीरे ऊपर आएगा। तुम घर पे ट्राई करके देख लेना, टिश्यू पेपर का यूज़ करके ऐसा करके देखना। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो कलर्स है इंक के वो सेपरेट हो जाएंगे, वो इस पेपर के ऊपर आ जाएंगे। जो कलर ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो ज़्यादा ऊपर जाएगा और जो कम सॉल्युबल होगा वो नीचे रह जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ब्लू कलर ज़्यादा सॉल्युबल था तभी वो ज़्यादा ऊपर तक गया और रेड कलर कम सॉल्युबल था वाटर के अंदर, इसीलिए वो नीचे रह गया। तो ऐसे हम एक इंक के अंदर जो कलर्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो हम क्रोमेटोग्राफी तभी यूज़ करते हैं जब एक सॉल्वेंट के अंदर बहुत सारे सॉल्यूट्स डिसॉल्व हुए होते हैं। जैसे कि इस केस के अंदर था, इंक सॉल्वेंट थी और वो कलर्स सॉल्यूट्स थे। वो कलर्स दो थे, एक सॉल्वेंट यानी इंक के अंदर रेड एंड ब्लू कलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व हुए थे। तो क्रोमेटोग्राफी तभी यूज़ करते हैं जब एक सॉल्वेंट के अंदर दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूट्स डिसॉल्व हुए होते हैं। ये हो गया इसका प्रोसेस। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। टू सेपरेट द कलर्स ऑफ अ डाई, यानी एक डाई के अंदर जितने भी कलर्स होते हैं वो हम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। एंड टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ड्रग्स हो गए मेडिसिन, तो हम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से जो ब्लड के अंदर मेडिसिन होती है उसको भी सेपरेट कर सकते हैं। ये होगी क्रोमेटोग्राफी। तो अगर हमारे पास दो मिक्सेबल लिक्विड्स है, यानी कि जो एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो सकते हैं, उनका मिक्सचर है, तो उन्हें हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं यही जानेंगे। तो मान लो कि हमारे पास वाटर एंड एसीटोन का मिक्सचर है। एसीटोन वो है जो नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर होता है। तो मान लो कि इन दोनों का हमारे पास एक मिक्सचर है, तो इन्हें हम कैसे सेपरेट करेंगे। इन्हें सेपरेट करने से पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि जब हम एक लिक्विड को हीट करते हैं तब जब टेम्परेचर उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट तक चला जाता है तब वो लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तब जो वो वेपर होता है वो फिर से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज़ के बेसिस पे ही हम एसीटोन एंड वाटर को अलग करेंगे, यानी सेपरेट करेंगे। एसीटोन एंड वाटर के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनके बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो हम यहाँ पे डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। तुम इस डायग्राम को देखो, ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क। यहाँ पे ऊपर हमने लगाया है एक थर्मोमीटर। तो ये डिस्टिलेशन फ्लास्क के साइड में यहाँ पे एक पाइप के जैसा स्ट्रक्चर है और ये पाइप जाता है वाटर कंडेंसर के अंदर। ये वाटर कंडेंसर के अंदर यहाँ पे पाइप है और इसके बाहर ये एकदम पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। ये पूरा गोल होता है, अंदर भी पाइप होता है और बाहर भी पाइप होता है। जो ये बाहर वाला पाइप जैसा स्ट्रक्चर है इसके अंदर हम वाटर रखते हैं। ये वाटर इस साइड से तो आता है और इस साइड से चला जाता है। इसके अंदर बहुत ठंडा पानी चलता है, इस साइड से तो आता है और इस साइड से चला जाता है। तो इस ठंडे पानी की चलने की वजह से जो अंदर वाला पाइप है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो जो वेपर है वो फिर से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वो लिक्विड इस पाइप के थ्रू इस फ्लास्क के अंदर आ जाएगा और इस फ्लास्क के अंदर हमारा लिक्विड कलेक्ट हो जाएगा। तो हम इस केस को देखते हैं। तो इस केस के अंदर हमारे पास एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर इस फ्लास्क के अंदर है।
तो वाटर एंड एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में थोड़ा डिफरेंस है। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो पहले वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा। तो जब वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तब वो इस पाइप के थ्रू वाटर कंडेंसर के अंदर चला जाएगा, और वाटर कंडेंसर के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है, यानी टेम्परेचर वहाँ पे कम है। तो वो एसीटोन का वेपर फिर से एसीटोन लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो लिक्विड इस फ्लैश के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा एसीटोन कलेक्ट हो जाएगा और पीछे रह जाएगा वाटर। तो ऐसे वाटर एंड हम एसीटोन को अलग कर सकते हैं। तो हम डिस्टिलेशन को तभी यूज़ करते हैं जब दो मिसेबल लिक्विड्स होते हैं, एक दूसरे में मिक्स हुए हुए और उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में सफिशिएंट डिफरेंस होता है। उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। जब दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हम जो डिस्टिलेशन वाला सेटअप है उसका ही यूज़ करते हैं, सिर्फ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। अगर हम एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को देखें तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, उसके अंदर वॉल्स होती है, और जैसे जैसे हम उसके ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उसका टेम्परेचर कम होता जाता है, यानी नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ऊपर टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही दो लिक्विड्स को हम सेपरेट कर पाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे वैसे एक गैस कंडेंस हो जाएगी, यानी कि एक गैस फिर से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे मिक्सचर के अंदर दो लिक्विड्स हैं और दोनों अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, और वो गैसेस अलग अलग टेम्परेचर पर कंडेंस होगी, यानी एक गैस थोड़े कम टेम्परेचर पे कंडेंस होगी और दूसरी थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पे कंडेंस होगी। तो जो कम टेम्परेचर पर कंडेंस होगी वो गैस यहाँ से पास हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उतना टेम्परेचर नहीं है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है। इसी वजह से ये गैस यहाँ से निकलकर सीधी कंडेंसर के अंदर चली जाएगी और वहाँ पे कंडेंस होकर इस फ्लास्क के अंदर आ जाएगी, और यहाँ पे हमें दूसरा लिक्विड मिल जाएगा। और जो दूसरी गैस है वो थोड़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर कंडेंस होगी, यानी लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो वहाँ पे उसे वो टेम्परेचर मिल जाएगा। जब वहाँ पे उसे वो टेम्परेचर मिल जाएगा तो वहाँ पे ही वो कंडेंस हो जाएगी और फिर से इस फ्लास्क के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक गैस तो सीधी पास हो जाती है और एक यहीं पे रह जाती है। तो ऐसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम करता है। इसके अंदर मेन फंक्शन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का है। तो हम इस एपिसोड में इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, और वो आखिरी एपिसोड होगा, तो जल्दी आ जाना।